तो हम आपको पढ़ा रहे थे राज्य विशेष, और राज्य विशेष के अंतर्गत आज हमको लगता है लास्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है उसमें, आज खत्म होगा, अभी खत्म होगा। अल्लाह नहीं, सिक्किम तक बता दिए थे, असम सिक्किम तक बता दिए थे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको टोटल देखा जाए तो 21 राज्य के विषय में हम आपको समरी दे चुके हैं। 7 और राज्य बचे हुए हैं। जो 7 और राज्य बचे हुए हैं उसे 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 बहनों वाली राज्य कहा जाता है। जो 7 बहनों वाली राज्य कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 7 राज्यों को ही 7 बहनों वाली राज्य कहा जाता है। और आज के सेशन में हम लोग इन राज्यों को ही देखने जा रहे हैं, इन राज्यों के विषय में ही हम लोग जानने जा रहे हैं। अब इन राज्यों को 7 बहनों वाली राज्य क्यों कहा जाता है, 7 सिस्टर क्यों कहा जाता है? ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको यह बात क्लियर किया था, कुछ भी नहीं है उसमें। ये सभी राज्य पारस्परिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर है। इन राज्यों के पारस्परिक निर्भरता के कारण इन राज्यों को 7 सिस्टर वाले यानी 7 बहनों वाले राज्य की संज्ञा दी जाती है। तो आज के सेशन में इसी 7 सिस्टर के विषय में जानेंगे। ये जो 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्य है, इन राज्यों का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा नहीं है। ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा नहीं है, राजनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भौगोलिक महत्व थोड़ा बहुत है। लेकिन हम लोग राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक हर पहलू को देखते हैं, तो इन राज्यों के भी राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक तीनों पहलू को हम लोग देखेंगे। तो आप देखिएगा कि जो ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं, सबसे पहले बोर्ड पे नजर आपको यही 7 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। और आशा करते हैं बोर्ड पे यही 7 आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक तौर पर देखते हैं, राजनीतिक तौर पर, और सबको एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, राजनीतिक तौर पर हम इसको देखते हैं। राजनीतिक तौर पर सबसे पहले इन राज्यों के गठन वर्ष को अगर हम देखें तो इन राज्यों में जो असम है, असम का गठन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। वहीं असम के अलावे जो अन्य 6 राज्य, कॉपी किताब छोड़िए, यहां आइए, देखिए सीधा। ठीक है, असम के अलावे जो अन्य राज्य है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग को मालूम होगा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 1956 में हुए थे। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसके तहत भारत में 14 राज्य बनाए गए थे। और 14 राज्य में यह 7 सिस्टर के अंतर्गत एकमात्र राज्य शामिल था, वह राज्य था असम, वह राज्य था असम। तो जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और भारत में 14 राज्य बनाए गए थे, तो उत्तरी पूर्वी भारत 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले 7 राज्यों में एकमात्र राज्य शामिल था, वो असम। असम के अलावे जो अन्य राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों को अगर हम देखें तो ये जो राज्य है 1956 के बाद गठित हुआ है, 1956 के बाद गठित हुआ है। इन राज्यों की स्थापना 1956 के बाद हुआ है। सबसे पहले 1963 ईस्वी में नागालैंड का गठन हुआ। इसके बाद आपको मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन हुआ। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। 21 जनवरी 1972। जनवरी 1972 को हुआ। इन राज्यों के गठन होने के बाद आपको अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन हुआ। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को हम देखें तो जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है, ये 2 राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को हुआ। और ध्यान रहे कि अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, असम हो, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, इन तमाम राज्यों का गठन असम को विभाजित करके हुआ। असम को विभाजित करके, चाहे मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो या अन्य कोई भी राज्य हो, सभी राज्य का गठन असम को विभाजित करके ही हुआ है। असम को विभाजित करके, जैसे पंजाब को विभाजित करके हरियाणा का गठन, पंजाब को विभाजित करके हिमाचल प्रदेश का गठन, बंगाल को विभाजित करके बिहार का गठन, बिहार को विभाजित करके झारखंड का गठन, झारखंड और बिहार को ही विभाजित करके ओडिशा का गठन। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में एकमात्र असम ही राज्य था और असम को ही विभाजित करके अन्य 6 राज्यों का गठन अलग अलग कालखंड में हुए हैं। तो किस राज्य का गठन किस कालखंड में हुआ है, यह बात हमने आपको यहां पर क्लियर किया।
तो एक बार यहां पर हम लोग गठन वर्ष याद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। असम का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1900। असम का गठन कब हुआ? जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उसमें उत्तरी पूर्वी राज्यों में एकमात्र राज्य कौन शामिल? असम। कौन शामिल था? असम। नागालैंड का गठन कब हुआ है? नागालैंड का गठन 1963। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1900। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1970। 20 फरवरी 1970 गठन वर्ष क्लियर। अब देखिएगा यहां पर इंटरनेशनल बाउंड्री यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाती है, ये राज्य हर राज्य आप देख लेंगे, कोई भी राज्य आप उलट करके देख लीजिए, हर राज्य किसी ना किसी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है 7 सिस्टर के अंतर्गत। तो आप याद कीजिए, हम आपको जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको कर्क रेखा बताए थे, और जब हम आपको कर्क रेखा बताए थे तो आप याद कीजिए, कर्क रेखा को बताने के दौरान हम आपको यह बात बताए थे कि कर्क रेखा से होकर कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण। साथ ही साथ हम आपको यह भी बात बताए थे, स्पेशली उत्तरी पूर्वी राज्यों के संदर्भ में आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है और कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में। यह बात हम आपको बताए थे, अगर आपको स्मरण हो तो। उसी प्रकार से इस बात को याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब यह प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है, तो ऑप्शन ये सब राज्य देकर के आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है। अगर आपको याद हो, यहां पर थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करवा दे, अगर आपको याद हो तो कर्क रेखा भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में से 2 राज्य से होकर गुजरती है, 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाली 7 राज्यों में से 2 राज्य से होकर गुजरती है। उस 2 राज्य का नाम है त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो त्रिपुरा मिजोरम, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। तो अब आप देख सकते हैं कितना स्पष्ट हो रहा है कि 7 सिस्टर के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं, 7 राज्य में से 2 से कर्क रेखा गुजरती है, 2 से गुजरती है, तो ये तो उत्तर और दक्षिण में होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये 2 के अलावा जो अन्य 5 राज्य है वो सभी कर्क रेखा के उत्तर में है। तो अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, वो कर्क रेखा के उत्तर में। तो ये स्पष्ट हुआ पहले की तुलना में ज्यादा, हाँ या ना? चलिए, तो अब देखिएगा स्पेशली बॉर्डर के संदर्भ में यहां पर हम बात करते हैं। इधर आप जाएंगे तो ये भूटान है, इस एरिया में जाएंगे तो ये चीन है, इधर आप आएंगे तो ये म्यांमार है, ये वाला क्षेत्र म्यांमार है, ये वाला क्षेत्र आपको बांग्लादेश है, समझिए बांग्लादेश है। तो यहां पर हम आपको इंटरनेशनल बॉर्डर से अवगत करवाते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन है? ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और ये भूटान का इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये आपको बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये आपको म्यांमार का इंटरनेशनल बॉर्डर है, और इधर आपको चीन का इंटरनेशनल बॉर्डर है। चीन का इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप जो भी रेड कलर से हमने टिक किया है, ये सभी के सभी इंटरनेशनल बॉर्डर है, और हर राज्य के संदर्भ में इंटरनेशनल बॉर्डर को हम लोग क्लियर करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए त्रिपुरा मेघालय तक हम लोग देखते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्लियर करते हैं। देखिए, अगर हम अरुणाचल प्रदेश को देखें तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में चीन है, पश्चिम में भूटान है, और पूरब में म्यांमार है। तो यानी अरुणाचल प्रदेश को हम देखें तो यह विश्व के 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, और विश्व के जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, चीन, म्यांमार और भूटान। वहीं अगर हम असम को देखें तो असम उत्तरी पूर्वी भाग में भारतीय राज्यों के साथ सीमा बना रही है। वहीं अगर इंटरनेशनल बॉर्डर हम असम का देखें तो यह असम का एरिया है, भूटान के साथ सीमा बना रही है। यह असम का बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ सीमा बना रही है। भूटान और बांग्लादेश के अलावा असम कोई तीसरे देश के साथ सीमा नहीं बनाती है, बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। इसके बाद अगर हम त्रिपुरा को देखें तो त्रिपुरा उत्तर में, दक्षिण में, और फिर इधर पश्चिम में। तो त्रिपुरा उत्तर में, दक्षिण में, और साथ ही साथ पश्चिम में, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरी हुई है, और यह सिर्फ एक देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। वह देश कौन है? आपको बांग्लादेश। फिर इसके बाद मिजोरम। अगर हम मिजोरम को देखें तो जो मिजोरम है, मिजोरम के जब आप पूर्वी भाग में आएंगे तो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है, और मिजोरम के जब आप पश्चिमी भाग में आएंगे तो यह बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। यानी मिजोरम 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, और जो 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, म्यांमार और बांग्लादेश। फिर मणिपुर को हम देखें तो मणिपुर म्यांमार के साथ सिर्फ और सिर्फ सीमा बनाती है। नागालैंड सिर्फ और सिर्फ म्यांमार के साथ सीमा बनाती है, तो ये 7 राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, इस विषय में हमने आपको बताया है, और इसको याद रखना आपके लिए आवश्यक है। पिछले दिनों डेली टेस्ट में हम मिजोरम को लेकर के क्वेश्चन दिए हुए थे, और मिजोरम के बाद असम को लेकर के क्वेश्चन दिए हुए थे, और असम के बाद पश्चिम बंगाल को लेकर क्वेश्चन दिए हुए थे। ये 3 राज्य किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है, इस संदर्भ में हम क्वेश्चन दिए थे, और वो क्वेश्चन
किसी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, डेली टेस्ट में किसी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन हम वो दिए थे, और इसलिए जो है हम आपको यहां पर इन राज्यों का बॉर्डर किन देशों के साथ बनाती है इस बात को हमने स्पष्ट किया, क्योंकि पीसीएस ने इस प्रश्न को पूछा है तो बिहार दरोगा सब पूछ सकता है, ये कोई बहुत बड़ी और बहुत भारी बात नहीं है, स्पेशली यहां पर बच्चा फंसता है और इसलिए यहां से जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आशा करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा ये राज्य किसके साथ बनाती है ये बात आपको स्पष्ट हुआ होगा, हाँ या ना? हो गया ना? अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ, कितने देश? पहला, दूसरा, तीसरा। असम, असम पहला, दूसरा। मेघालय कौन? त्रिपुरा। कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ? कौन है? कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ? मिजोरम कितने देशों के साथ? मिजोरम पहला, दूसरा। मणिपुर किसके साथ? नागालैंड किसके साथ? किसके साथ? बात क्लियर? चलिए अब इसके बाद यहां पर लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, डिस्ट्रिक्ट, यानी राजनीतिक तौर पर इन राज्यों को अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक तौर पर इन राज्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वह आपको असम है। असम के बाद बाकी बचे राज्यों का बहुत ज्यादा राजनीतिक हैसियत नहीं है, लेकिन असम का राजनीतिक हैसियत है। तो सबसे पहले असम, असम को अगर हम देखें तो असम राज्य के भीतर लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 और डिस्ट्रिक्ट 35। डिस्ट्रिक्ट 35, नोट में 33 होगा मेरे ख्याल से, तो डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया है, 35 हो गया है। तो असम में लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा 126 और डिस्ट्रिक्ट 35। डिस्ट्रिक्ट 35, तो यह राजनीतिक महत्व है असम का। लेकिन उसके अलावा अगर हम अन्य राज्यों को देखें, देखिए आराम से याद हो जाएगा, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, समझिए, हम आपको याद करवा देंगे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60, विधानसभा सीट 60, और डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट है वह है आपको 26 हो गया, 26 हो गया, 26। इसके बाद नागालैंड की हम बात करें तो नागालैंड में लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60, विधानसभा सीट 60, और डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट है 16। फिर मणिपुर, मणिपुर में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60, और डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट है आपको 16, यहां पर भी डिस्ट्रिक्ट है 16। फिर आपको मिजोरम, अगर हम मिजोरम की बात करें तो यहां पर लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 और डिस्ट्रिक्ट 11, डिस्ट्रिक्ट 11, डिस्ट्रिक्ट 11। फिर त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 और डिस्ट्रिक्ट 8, डिस्ट्रिक्ट 8। मेघालय, मेघालय की अगर हम बात करें तो लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 और डिस्ट्रिक्ट 12, डिस्ट्रिक्ट 12, डिस्ट्रिक्ट 12। देखिए जब हमको याद है तो आपको भी याद रह सकता है, क्योंकि हम भी इसी पृथ्वी पर का मानव हैं और आप भी इसी पृथ्वी पर का मानव हैं, तो हम याद रख सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। हम कैसे इसको याद रखे हुए हैं तो हम अपना ट्रिक बता देते हैं और उसी आधार पर जो है आप भी इसको याद रख लीजिएगा, समझ गए? तो अब समझिएगा चीजों को। एक तो आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा यहां पर असम को छोड़ करके, असम को छोड़ करके अन्य राज्यों के विषय में आप गौर कीजिएगा। असम को छोड़ करके जब आप अन्य राज्यों के विषय में बात करेंगे, स्पेशली विधानसभा सीट के संदर्भ में, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट 60, नागालैंड में 60, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, त्रिपुरा में 60, मेघालय में 60। तो असम के अलावा आप देखेंगे कि एकमात्र मिजोरम ऐसा है जहां पर 40 विधानसभा सीट है, उसके अलावा अन्य जितने हैं सभी में 60, सभी में 60। तो देखिए कितना आसान हो गया, एगो असम को छोड़ देना है, एगो मिजोरम को छोड़ देना है। असम और मिजोरम को छोड़ करके, असम और मिजोरम को अगर हम छोड़ दे, उसके अलावा जो अन्य 5 राज्य बचते हैं वहां पर विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी, कितनी आसानी से याद रख सकते हैं। फिर देखिए लोकसभा राज्यसभा सीट में, लोकसभा राज्यसभा सीट में 2-1 2-1 2-1 2-1, ठीक है, देखिए 2-1 1-1 2-1 1-1 2-1 और 2-1, समझिए 2-1, यानी स्पेशली जो है असम को छोड़ करके यहां पर आप देखिएगा ऊपर से नीचे आइएगा, रीजनिंग का यहां पर है, समझ गए? किसी बार 2 बढ़ता है, किसी बार 1 बढ़ता है, फिर 2 बढ़ता है, फिर 1 बढ़ता है। रीजनिंग में इस प्रकार का क्वेश्चन आप बनाते होंगे। तो सबसे पहले यहां देख लीजिए लोकसभा 2 राज्यसभा 1, नागालैंड में लोकसभा 1 राज्यसभा 1, फिर इधर मणिपुर में लोकसभा 2 राज्यसभा 1, फिर यहां मिजोरम में लोकसभा 1 राज्यसभा 1, 2-1 2-1 सॉरी 2-1 1-1 2-1 1-1 और फिर 2-1 फिर 2-1 और फिर लगातार 2-1,
समझे, लगातार 2 1, समझे, रीजनिंग में ऐसा होता है ना जी, हम ऐसे ही याद रखे हुए हैं, समझ गए, तो हम ऐसे ही याद रखे हुए हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको दूसरा इस तरीका से याद रख सकते हैं कि आप गौर कीजिएगा, असम को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 1, नागालैंड में राज्यसभा सीट 1, मणिपुर में राज्यसभा सीट 1, मिजोरम में राज्यसभा सीट 1, त्रिपुरा में राज्यसभा सीट 1, मेघालय में राज्यसभा सीट 1। यानी कहने का मतलब यह हुआ, असम को छोड़कर बाद बाकी सभी राज्य में राज्यसभा सीट कितना, राज्यसभा सीट 1। इसके बाद जो है आपको लोकसभा सीट, समझिए, लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो लोकसभा सीट आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, मणिपुर में 2 है, त्रिपुरा में 2 है और मेघालय में 2 है। तो 3 राज्य में 2 और बाद बाकी जो 2 राज्य और बच रहा है वहां पर 1 सॉरी, हाँ 4 राज्य में 2, सॉरी 4 राज्य में 2, 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश 1, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, 3 और इसके बाद यानी 4 राज्य में 2 सीट और बाद बाकी 2 राज्य में 1 सीट, 2 राज्य में 1 सीट, छोटा राज्य है नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। तो ये तरीका है, आप इस तरीका से चीजों को याद रख सकते हैं, समझ गए। याद रखना आपका, बताना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, याद रखना आपका काम है। याद रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, क्या फर्क पड़ता है। परीक्षा में आएगा याद रहेगा बनाइएगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनाइएगा, सीधा सा बात। तो ये जो है आपको राजनीतिक स्थिति है इन राज्यों की। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इन राज्यों के भौगोलिक स्थिति के विषय में बात करेंगे, भौगोलिक स्थिति के विषय में बात करेंगे, यानी इन राज्यों के भूगोल के विषय में बात करेंगे। ये जो राज्य है, अगर हम इन राज्यों को देखें तो भौगोलिक दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण राज्य है। भौगोलिक दृष्टिकोण में हमें नदी, झील, जलप्रपात, झरना, राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी चीजों को देखना होता है, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, इन सभी चीजों को देखना होता है। तो सबसे पहले हम इन राज्यों के पर्वतों के विषय में बात करते हैं, पर्वत के बाद नदी, मैदान, इन सभी चीजों की बात हम आपके साथ करेंगे। तो एक हिमालय पर्वत है, आप हिमालय पर्वत के विषय में जानते होंगे, हिमालय पर्वत। अगर हम हिमालय पर्वत को देखें, बस इसके बाद हिमालय पर्वत सभी आएगा, समझिए, इसके बाद हिमालय पर्वत सभी पढ़ाना है। जो हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में है, इस एरिया में हिमालय पर्वत है, इस एरिया में हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। यानी जो 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं, जो 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं, उन राज्यों में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। और 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्यों में जो हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत को हम लोग उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। या पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय। और ध्यान दीजिएगा, जो हिमालय पर्वत है मुख्य तौर पर इस डायरेक्शन में ऐसे फैली हुई है, मुख्य तौर पर इस डायरेक्शन में ऐसे फैली हुई है। और डायरेक्शन हम आपको बता चुके हैं, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और इधर आपको पश्चिम है, पश्चिम है। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है और हिमालय पर्वत जो भारत के उत्तर में है वह पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है, पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। लेकिन ध्यान रहे कि अरुणाचल प्रदेश के समीप हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, अरुणाचल प्रदेश के समीप हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और हिमालय पर्वत भारत के ये 7 बहनों वाली राज्य में फैल जाती है, भारत के ये 7 बहनों वाली राज्य में हिमालय पर्वत फैल जाती है। और हिमालय पर्वत को इन राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत को इन राज्यों में त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, इन नामों से जाना जाता है। तो हिमालय पर्वत जो इन राज्यों में फैली हुई है, हिमालय पर्वत के अंतर्गत हिमालय पर्वत एक श्रृंखला है और इस हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कई सारी पर्वत चोटियां हैं, कई सारी पर्वत चोटियां हैं। कुछ बड़ी पर्वत चोटियां हैं, कुछ छोटी पर्वत चोटियां हैं, कुछ छोटी पर्वत चोटियां हैं। तो जो बड़ी पर्वत चोटियां और छोटी पर्वत चोटियां हैं, विशेष तौर पर इन राज्यों में छोटी पर्वत चोटियां हैं, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय पर्वत के अंतर्गत इन राज्यों में नहीं है, बल्कि हिमालय पर्वत के अंतर्गत जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं वह बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। और बृहद हिमालय का विस्तार इन राज्यों में नहीं है, बल्कि उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय का विस्तार इन राज्यों में है। और पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत चोटियां हैं उसकी ऊंचाई 1500 मीटर से 3000 मीटर के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन वही बृहद हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत चोटी होगी वह आपको 7000 मीटर से उसकी अधिक ऊंचाई देखने को मिलेगी, 7000 मीटर से उसकी ऊंचाई अधिक देखने को मिलेगी। अब अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत चोटी है, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम,
डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। पटकाई बूम आपको एकदम नहीं लिखना है, समझते रहिए समझते रहिए। ज्योग्राफी का नोट मिलेगा कहीं ना कहीं, आपको मिल जाएगा, एकदम चिंता नहीं करना है, समझिए चीजों को। ठीक है, आते हैं लेक्चर सुनिए, लेक्चर पे ज्यादा गौर कीजिए। देखिए अगर आपको किसी भी चीज को याद रखना है ना, 3 प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, कम से कम 3 प्रोसेस। एक तो आपको चीजों को सुनना होगा। आप क्लास आते हैं, आपको हम सुनाते हैं क्लास में, तो इसको ध्यान से सुनना होगा, लेक्चर को ध्यान से लेना होगा। दूसरी बात, घर पे जाकर इसको खुद से एक बार पढ़ना होगा। और तीसरी बात, पढ़ने के बाद, याद करने के बाद एक बार स्मरण करना होगा। स्मरण करना होगा मतलब हम कुछ भी पढ़ लिए, मान लिया जाए कि ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत एक परिचय, मास्टर पढ़ा दिया, मास्टर के पढ़ाने के बाद हम खुद से पढ़ लिए। और खुद से पढ़ने के बाद, खुद से पढ़ने का मतलब क्या? खुद से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि रीडिंग मार दिया ना, ऐसा नहीं। खुद से पढ़ने का मतलब लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। और याद हम जिस तरीका से करते थे, जैसे कोई लाइन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसको कम से कम 5 बार बोलते थे और देखते थे कि हाँ फल्ला 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 5 राज्य से गुजरती है, तो 5 बार उसको बोलते थे। समझ गए? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, फल्ला फल्ला राज्य। ठीक है, और पूरा चैप्टर करने के बाद कॉपी किताब बंद करके उसको खुद से याद करते थे कि हमको याद कितना हुआ है। अगर आप ये 3 प्रोसेस से गुजर जाते हैं, स्मरण करते थे कि हमको कितना याद है, अगर आप ये 3 प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो हमको लगता है हर चैप्टर आपका क्लियर होते जाएगा। समझ गए? तो कल तो आपका क्लास नहीं हुआ था, हमको भी नहीं पता, हम बिट्टू सर से बात भी नहीं कर पाए क्यों नहीं क्लास लिए हैं, पता नहीं अब काहे नहीं लिए, हमको नहीं पता है एग्जैक्ट, जिस वजह से हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन परसों रविवार को आपका टेस्ट हुआ था, ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, आप लोग दिए थे। और ऑनलाइन वाले लोग टेस्ट का क्वेश्चन जो है रात में 10 साढ़े 10 बजे हम आपको चढ़ा दिए थे, तो आशा करते हैं कि ऑनलाइन वाले लोग भी टेस्ट दिए थे। समझ गए? और साथ ही साथ क्लास टेस्ट भी हुआ था ना जी, 2 टेस्ट हुआ है ना। हाँ, क्लास टेस्ट में तो पूछा हुआ ही क्वेश्चन दिए थे, और आप लोग तो खुद से चेक किए थे ना जी, खुद से चेक किया, पता नहीं आपको कितना है वो तो आप ही जानिएगा। समझ गए? तो आगे इस टेस्ट में जो है ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, क्लास टेस्ट अलग से नहीं रखेंगे, बल्कि फुल लेंथ टेस्ट में ही कुछ क्वेश्चन क्लास टेस्ट का इंटर करवा देंगे। ठीक है, हमको लगता है वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि 2 टेस्ट आपको ना देना पड़े। देखते हैं विद्यार्थी सबका माथा भरी आ जाता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम बचेगा, हमको तो फायदा है, मेरा पैसा बचेगा, क्वेश्चन सेट करने का टाइम बचेगा, आंसर बनाने का टाइम बचेगा। समझिए, हमको तो फायदा है। अलग अलग लीजिए, आप पैसा देने में कहते हैं 2 बार दे देंगे, तब तो कहिएगा फलना दिक्कत है, चिलना दिक्कत है, हमको इतने में कर दीजिए। समझे? ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग टेस्ट दोनों दिए हैं कि नहीं दिए? हाँ या ना? ऑनलाइन वाले लोग बोलिए, टेस्ट दिए हैं कि ना? हाँ या ना? है डाला हुआ है, विनय कुमार डाला हुआ है, क्या बात करते हैं आप लोग? देखते हैं नहीं महाराज, झूठ मूठ का मैसेज कर देते हैं, मुंह उठा करके नहीं डाला हुआ है। अच्छा, टेस्ट जो लिया उसका डिस्कशन भी करवाइए। अच्छा, डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ आंसर मिलेगा। टेस्ट का डिस्कशन खुद से कीजिए, सब चीज हमारे ऊपर का डिपेंडेंट रहते हैं। उस टेस्ट का पहला टेस्ट का जो क्वेश्चन दिए थे, दृष्टि क्विक बुक से सारा क्वेश्चन है, दृष्टि क्विक बुक का सारा क्वेश्चन है, डिस्कशन करना है, दृष्टि क्विक बुक जाकर के आप देखिए, सब मिल जाएगा, जिस चैप्टर का है उस चैप्टर का आप मिल जाएगा, आप जाकर के देखिएगा। दृष्टि क्विक बुक से क्वेश्चन सेट किए थे। समझ गए? हाँ, कुछ लोग दिए हैं। और ऑनलाइन वाले लोग सुन लीजिए कि जो फुल लेंथ टेस्ट का क्वेश्चन फुल लेंथ में दिया हुआ है, डेली टेस्ट का क्वेश्चन डेली टेस्ट में दिया हुआ है। 2 सेक्शन होगा, एक फुल लेंथ होगा और एक क्लास टेस्ट होगा। क्लास टेस्ट में फुल लेंथ का फुल लेंथ में दिया हुआ है। और जो आपका हम सोर्स बता देंगे, देखिए मूल तौर पर जो हम आपके बैच में फॉलो करने जा रहे हैं, क्या क्या फॉलो करने जा रहे हैं, एक सोर्स तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन टेस्ट में जो क्वेश्चन हम देते हैं दृष्टि क्विक बुक से देते हैं। आपके फुल लेंथ टेस्ट में जो रविवार को टेस्ट होगा, एकदम दिमाग में रख लीजिए, दृष्टि क्विक बुक का क्वेश्चन रहेगा, आपको डिस्कशन करना है, वो बुक पलट करके देखिए। 100% आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहिएगा, आपका जीवन में कभी रिजल्ट नहीं होगा, हम लिख करके दे देते हैं, रख लीजिए आप अपने पॉकेट में। हम जो दिशा निर्देश देते हैं उसके अनुसार आप काम कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए? तो जहां पर हम डिस्कशन नहीं करवाते हैं तो उतना मार्केट के विद्यार्थी जैसे फालतू विद्यार्थी मत बनिए, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, एक्स्ट्रा चीजों को कीजिए। जीत आपकी बुक है शिव खेरा की, उस पर एक लाइन लिखा हुआ है ऊपर में ही, विजेता कोई अलग काम नहीं करता है बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करता है। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं, जो सफल होगा वो भी पढ़ेगा ही, जो असफल होगा वो भी पढ़ेगा ही। तो आपका तरीका अलग होना चाहिए। आप मेरे पास आए तो आपका तरीका अलग होना चाहिए। मेरे विद्यार्थी का सबसे अलग तरीका होता है, हम लोग के पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। आप पहले भी कहीं पढ़े होंगे, यहां पर भी पढ़ रहे हैं, आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। समझ गए? तो रविवार के फुल लेंथ टेस्ट में क्वेश्चन दृष्टि क्विक बुक से जाएगा, डिस्कशन आप वहां से जाकर के कीजिए। ये मेरा सलाह है, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। आपका करियर आप जानिए, आपको सफल होना है कीजिए, नहीं सफल होना मत कीजिए। मेरा क्या जाता है? मेरा कुछ नहीं जाता है।
कैसे करेंगे ये बता दे। हे भगवान, अच्छा रुकिए, एक रोज ये वो बता देंगे कैसे डिस्कशन कीजिएगा। चलिए आगे आइए, अब आगे आइए। इसके बाद अगर हम असम राज्य को देखें तो असम राज्य में भी कई सारी पहाड़ियां हैं, जैसे कि असम राज्य में मिकिर पहाड़ी, भुवन पहाड़ी, मिकिर, रेंगमा और भुवन, भुवन इस एरिया में, मिकिर, रेंगमा और भुवन, मिकिर, रेंगमा और भुवन पहाड़ी। फिर आपको असम राज्य में एक पहाड़ी है, उसका नाम है बरेल पहाड़ी। और बरेल पहाड़ी को हम देखें तो जो बरेल पहाड़ी है, उत्तरी पूर्वी भारत के अंतर्गत बरेल पर्वत श्रेणी एकमात्र ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में है, असम, नागालैंड, मणिपुर। असम, नागालैंड, मणिपुर, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो बरेल पर्वत श्रेणी का विस्तार असम, नागालैंड और मणिपुर में है। फिर मेघालय की हम बात करें तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। ये गारो है, ये खासी है और ये आपको जयंतिया है, जयंतिया है। और ये जो पहाड़ी का नाम गारो, खासी, जयंतिया रखा गया है, यहां पर ये सब जनजाति पाई जाती है और इन जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम गारो, खासी, जयंतिया रखा गया है। और जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है, इसका पश्चिम से पूर्व में क्रम या पूर्व से पश्चिम में क्रम आपसे पूछा जाता है। जब हम इसको देखें तो यह मेघालय का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग है। इधर आप आएंगे तो मेघालय का पूर्वी भाग है, मेघालय का पूर्वी भाग है। तो गारो, खासी, जयंतिया जो पश्चिम से पूर्व में है, गारो, खासी, जयंतिया। अगर पूर्व से पश्चिम में पूछेगा तो जयंतिया, खासी और गारो, जयंतिया, खासी और गारो। और जो मेघालय है, मेघालय अर्थात मेघों का घर, बादलों का घर, यहां पर पूरे विश्व के भीतर सबसे ज्यादा वर्षा होता है, सबसे ज्यादा वर्षा होता है। मेघालय के मासिनराम के चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज किया जाता है। वार्षिक तौर पर, दैनिक तौर पर सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में होता है, सबसे ज्यादा वर्षा आपको मेघालय में होता है और चेरापूंजी में होता है। चेरापूंजी यहां पर है, समझिए, चेरापूंजी यहां पर है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी के अलावे नौकरेक, कैलाश, चेरापूंजी। जब गारो के आप दक्षिणी भाग में आएंगे तो एक पर्वत मिलेगा, नौकरेक पर्वत, नौकरेक पर्वत। जब खासी के दक्षिणी भाग में आएंगे तो कैलाश पर्वत मिलेगा आपको, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। और जब जयंतिया के दक्षिणी भाग में आएंगे तो आपको चेरापूंजी पर्वत मिलेगा, चेरापूंजी पर्वत, समझ गए, चेरापूंजी पर्वत मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी ही नहीं बल्कि नौकरेक, कैलाश, चेरापूंजी, ये सभी पर्वत को भी अगर हम देखें तो ये सभी के सभी भी जो है आपको मेघालय में है, मेघालय में है। इसके बाद नागालैंड में नागा पहाड़ी है। नागालैंड में जो नागा पहाड़ी है, इस नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। फिर मणिपुर में पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी है, मणिपुर पहाड़ी है। और इसके अलावा मणिपुर के जब आप पश्चिमी भाग में आएंगे तो इस एरिया में लेमाटॉल पहाड़ी है। तो मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में है, ये तो याद ही रहता है। लेमाटॉल पहाड़ी के विषय में आपको याद रखना है कि जो लेमाटॉल पहाड़ी है, लेमाटॉल पहाड़ी आपको कहां है, तो लेमाटॉल पहाड़ी जो है आपको मणिपुर में है। फिर मिजोरम में अगर हम आते हैं तो मिजोरम के भीतर मिजो पहाड़ी है, तो मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन मिजो पहाड़ी को लुसाई के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके बिहार दरोगा का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लुसाई पहाड़ी कौन राज्य में है? पहला सीटिंग में हमको लगता है ये पूछा था, और दूसरा सीटिंग में ये पूछा था कि लुसाई पर्वत के, लुसाई पहाड़ी के अंतर्गत एक पर्वत आता है, उसका नाम है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन भी मिजोरम में ही है। दूसरा सीटिंग में ये पूछा था ब्लू माउंटेन कहां है, तो मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। और मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। और लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब आपको ये हुआ कि मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी या ब्लू माउंटेन को देखे तो ये सभी मिजोरम में है। फिर त्रिपुरा के भीतर त्रिपुरी पहाड़ी है, ये याद रखना बहुत कठिन काम नहीं है, समझिए, ये याद रखना बहुत कठिन काम नहीं है। तो जो हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में फैली हुई है, जिसे पूर्वांचल पहाड़ी या उत्तरी पूर्वी हिमालय कहते हैं, उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत ये अलग अलग पर्वत चोटी है। और ये अलग अलग पर्वत चोटी भारत के अलग अलग राज्यों में फैली हुई है, भारत के अलग अलग राज्यों में फैली हुई है। किस राज्य में कौन सी पर्वत चोटी है, इस बात से हमने आपको अवगत कराया है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, याद कीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे इन राज्यों को और देखेंगे, ठीक है। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बूम कौन राज्य में? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बूम कौन राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। मिकी, रेंगमा, भूबन असम। मिकी, रेंगमा, भूबन, मिकी, रेंगमा, भूबन, मिकी, रेंगमा, भूबन। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। नौकरेक, कैलाश, चेरापूंजी, नौकरेक, कैलाश, चेरापूंजी मेघालय। त्रिपुरी पहाड़ी, त्रिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, लेमाटॉल पहाड़ी, लेमाटॉल पहाड़ी, लेमाटॉल पहाड़ी, नागा पहाड़ी, सारामती, सारामती। उत्तरी पूर्वी भारत के अंतर्गत कौन ऐसी पहाड़ी है जिसका विस्तार 3 अलग अलग राज्य में है? बरेल या बराइल, बरेल या बराइल, बरेल या बराइल। और बरेल या बराइल का विस्तार असम, मणिपुर और नागा, असम, मणिपुर और, असम, मणिपुर और, एक बार फिर से ये भूल जाते हैं और ध्यान दीजिएगा, दूसरा चैप्टर में भी इसको बताएंगे और विस्तार पूर्वक दूसरा चैप्टर में इसको बताएंगे, ठीक है। एक बार फिर से बोलिएगा, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बूम कौन राज्य में? मिकी, रेंगमा, भूबन, मिकी, रेंगमा, भूबन। गारो, खासी, जयंतिया, नौकरेक, कैलाश, चेरापूंजी, त्रिपुरी, मिजो पहाड़ी, लुसाई, ब्लू माउंटेन, लेमाटॉल पहाड़ी, नागा पहाड़ी, सारामती,
अब बरेल का विस्तार कितने राज्यों, कौन कौन 3 राज्य, असम मणिपुर, असम मणिपुर, बात क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे जब आप देखेंगे तो भारत के ये जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, यहां पर कई सारी नदियां बहती है, बहुत सारी नदियां बहती है, इस क्षेत्र में भी बहुत सारी नदियां बहती है। लेकिन उन नदियों में जो सबसे प्रमुख नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत के उत्तर में तिब्बत का इलाका है, तिब्बत के मानसरोवर झील वाले क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और पूरब की ओर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में बहती हुई, बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो जो आपको ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी है, सॉरी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अब बांग्लादेश में मेघना से जाकर मिल जाती है और मेघना के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा असम के क्षेत्र में एक मैदान का निर्माण किया जाता है जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। देखिए जो मैदान होता है ना, मैदान का निर्माण नदियां अपने साथ लाए अवसादों को निक्षेपित करके मैदान का निर्माण करती है। अब यहां पर कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। देखिए हम आपको यह बात बोले हैं कि मैदान का निर्माण नदी अपने साथ लाए अवसादों का निक्षेपण करके मैदान का निर्माण करती है। अवसाद का मतलब गाढ़ का मतलब बालू कंकड़ पत्थर। जब नदी बहती है तो नदी अपने बहने के क्रम में बालू कंकड़ पत्थर लेकर जाती है, उसी को गाढ़ कहा जाता है, उसी को अवसाद कहा जाता है। और नदी आगे चल करके उसे एक जगह जमा कर देती है, जो जमा कर देती है उसी को निक्षेपण कहते हैं। तो नदी के अवसादों के निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है और उसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण होता है। और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वह आपको असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी को मूल तौर पर असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को मूल तौर पर असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम के भीतर एक द्वीप का निर्माण किया जाता है जिसे हम लोग माजुली द्वीप कहते हैं। माजुली द्वीप को जिला का दर्जा दिया गया है और विश्व का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला माजुली है जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित हुआ है। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी असम को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है, असम को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, असम के भीतर ब्रह्मपुत्र नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 NW2। जैसे NH होता है ना राष्ट्रीय राजमार्ग, वैसे ही नेशनल वाटरवेज राष्ट्रीय जलमार्ग होता है। तो जो NW2 है यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में सदिया से धुबरी के बीच है, सदिया से धुबरी के बीच है। और ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चावल, धान का उत्पादन होता है, धान जो आप भात खाते हैं, बात समझते हैं। तो चावल के उत्पादन के लिए जो है ब्रह्मपुत्र नदी आपको प्रसिद्ध है। और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है वह कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। असम के भीतर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में आपको नरकटियागंज है और भी कई सारे क्षेत्र है जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई क्षेत्र है, असम का डिगबोई क्षेत्र है, माकुम क्षेत्र है, ये सब तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, देखिए ध्यान दीजिएगा। आगे चल करके इसको और भी बताएंगे, ज्योग्राफी तो पढ़ाई रहे आगे के चैप्टर में। इस बार बिहार दरोगा का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में? गुजरात में। तो असम के भीतर जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र है वह तेल, पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। माकुम का क्षेत्र, डिगबोई का क्षेत्र, नरकटियागंज का क्षेत्र, ये सभी असम में पड़ते हैं और ये सभी के सभी तेल के उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादन के लिए जो है आपको प्रसिद्ध है। और असम को पूर्वी भारत का प्रहरी राज्य भी कहा जाता है। असम के भीतर कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है, कई सारे वन्यजीव अभयारण्य है, जैसे कि मानस अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब असम में है। फिर अरुणाचल प्रदेश के भीतर कई सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, पकुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। फिर असम के भीतर कई सारे झील है, जैसे कि दीपोर बिल झील असम में है। फिर इन राज्यों में मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मीठे पानी की झील है और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में जितने भी झील है उन सभी झीलों में सबसे बड़ा झील लोकटक झील है। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ा झील जो है लोकटक झील है, वो आपको मणिपुर में, वो आपको कहां है? मणिपुर।
इसके बाद आपको मणिपुर में ही लोकटक झील में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में संगाई हिरन रहता है जो कि संकटग्रस्त प्राणी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश को तो पूरे भारतवर्ष के भीतर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। वहीं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपना बिहार है, जहां का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं जो अरुणाचल प्रदेश है, यहां का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। समझ गए? तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इन सभी राज्यों के विषय में हमने आपको बता दिया है। आपका काम है घर पे जाकर के इस लेक्चर को रिमाइंड करना और साथ ही साथ जो है पूरा का पूरा अब आपको पढ़ जाना है। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ जाना है। इसमें पीछे में ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर जाना है। इस प्रकार राज्य विशेष, ऐसे तो जीएस समाप्त नहीं होने वाला सब्जेक्ट है। आप मोदी जी अगर आज मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी के नाम पर रख लिए हैं, वो भी इतिहास ही है, वो भी जीएस ही है। ये कभी खत्म होने वाला विषय नहीं है। हमारे तरफ से हमको ऐसा लगता है राज्य विशेष अब बहुत हुआ, अब इससे आगे हमको बढ़ना चाहिए, हम लोगों को इससे आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका काम है और हमको पूरा विश्वास है, आप विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी रहे हैं, विद्यार्थी हैं भी, पूरा विश्वास है आगे पढ़ते जाओ, पीछे भूलते जाओ। क्योंकि रविवार को तो एनआईटी घाट जाना है घूमने के लिए, जीवन तो वही है। मोबाइल चलाना है, जीवन तो वही है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और पीछे की चीजों को याद भी रखना चाहते हैं, रिवीजन कीजिए, वीकली रिवीजन, वीकली सप्ताह में एक दिन रिवीजन के लिए रखिए, हर सूरत में रिवीजन कीजिए, वीकली रिवीजन कीजिए, मंथली रिवीजन कीजिए, जरूरी है ये। अगर आप रिवीजन करते रहते हैं वीकली और मंथली तो हमको लगता है कि आप चीजों को नहीं भूलिएगा, आगे आप बढ़ भी जाइएगा और पीछे की बातों को भूलिएगा नहीं। सबको एकदम रिक्वेस्ट करते हैं हम, और सबको आप हमारे पास पढ़ते हैं, आपको अपने माता पिता का कसम है, आप जिसको मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आपको उसकी कसम है और साथ ही साथ आपको हमारी भी कसम है और इस संस्थान की भी कसम है। आपको पढ़ना है, वीकली रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है, मतलब वीक में जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है, पूरे मंथ में जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है। इतने लोगों का कसम दिया, किसी का मान रख लीजिएगा, समझ गए? और आपको खुद की भी कसम। हाँ, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन बैंक पे। तो इसको पढ़ लीजिएगा आज के आज, घर जाकर 2800 राज्य का रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, 2800 राज्य का रिवीजन आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन बैंक पे। टेस्ट का क्वेश्चन कहां से मिलेगा इसको बताइए ना। हो सुधीर जी, ये पॉसिबल नहीं है, दोनों टेस्ट का टाइम अलग अलग रहेगा, आपको क्वेश्चन रात में भेज दिया जाएगा, आप अपना बना लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन बैंक पे आते हैं। तो दूसरा चैप्टर का तो पीडीएफ नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, ठीक है, नोट मिल जाएगा, मिल जाएगा है। नोट जो है अगले क्लास से पहले मिल जाएगा, कल नहीं परसों ही मिलेगा। ठीक है, अब कल नहीं जाकर के ऑफिस में मांगने लगिएगा। ठीक है, परसों मिलेगा दूसरा चैप्टर, दूसरा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, परसों मिलेगा नोट, समझिएगा, परसों सुबह मिलेगा। ठीक है, परसों है क्या? तो पैसा नहीं तो बिना पैसा का क्या होता है? वो सिर्फ क्या फ्री में कौन चीज होता है? नोट फ्री में मिलता है? वो एक चैप्टर ज्योग्राफी का हम फ्री में देते हैं, हम अपना सब सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं एक एक चैप्टर फ्री में देते हैं, बाद बाकी जाकर के खरीदिए। 4 आना का मुर्गी 12 आना का मसाला, समझे? नोट सब नोट खरीदिएगा 1200-1300 1400 रुपया पड़ जाता है। ठीक है, टोटल नोट अगर आप खरीदेंगे संस्थान का 1300-1400 रुपया पड़ जाएगा। 4000 रुपया दिए हैं, हाँ, उसमें से 2000 का नोटे हम आपको दे दें। नोट का पैसा लगता है, आइए इतना जो भूखते हैं। चलिए आगे आइए। शहद की मक्खी का विष कैसा है? शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय, अम्लीय होता है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आगे चल करके एक चैप्टर कृषि पढ़ाएंगे और वहां पर हरित क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, स्वर्णिम क्रांति, रजत क्रांति, हरित सोना क्रांति, तमाम प्रकार की क्रांति की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। देखिए किसी भी शब्द के नाम में अगर क्रांति लग जाता है तो उसका मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन का होना। जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। जब भारत में हरित क्रांति आई तो भारत में हरित क्रांति आने से भारत
चावल और गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। हरित क्रांति आने से पहले भारत गेहूं और चावल के लिए रूस और अमेरिका पर निर्भर रहता था। जब अमेरिका और रूस हमको गेहूं चावल देता था तब हम लोग खा पाते थे, अगर अमेरिका रूस नहीं देता था तो हम लोगों को भूखे सोना पड़ता था। लेकिन जब भारत में हरित क्रांति आई तो चावल और गेहूं के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया। भारत आत्मनिर्भर हो गया मतलब अब हमें गेहूं और चावल के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना होता है। तो एक तरफ देखिए, हरित क्रांति से पहले हम गेहूं चावल के लिए अमेरिका पर निर्भर थे, रूस पर निर्भर थे, और हरित क्रांति आने के बाद हम खुद आत्मनिर्भर बन गए। अब हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कितना बड़ा परिवर्तन है, अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो जो स्वर्णिम क्रांति है इसका संबंध उद्यान कृषि से है। उद्यान कृषि से है। उद्यान कृषि कहने का मतलब हुआ गार्डन एग्रीकल्चर। गार्डन एग्रीकल्चर कहने का मतलब हुआ कि वैसे वस्तु जिसका उत्पादन बाग लगाकर, उद्यान लगाकर किया जाता है, उसी को उद्यान कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि केला, जैसे कि अंगूर, जैसे कि आम, जैसे कि अमरूद, ये सभी, इन सभी चीजों का कृषि कार्य उद्यान लगाकर ही किया जाता है। तो जो स्वर्णिम क्रांति है, स्वर्णिम क्रांति का संबंध उद्यान कृषि से है। किससे है? उद्यान कृषि। उद्यान कृषि, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ना जी, सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। एपीकल्चर। निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन है, और इसी जहाज पर बैठकर कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस आया था, और ध्यान दीजिएगा, इसी जहाज पर बैठकर हेक्टर मुंडो भी आया था, जिस वजह से इस जहाज को हेक्टर मुंडो भी कहा जाता है, हेक्टर भी कहा जाता है, हेक्टर जहाज भी कहा जाता है, हेक्टर जहाज भी कहा जाता है। तो रेड ड्रैगन को ये हेक्टर जहाज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएंगे तो रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, और जो अंग्रेज लोग भारत आए हैं 1608 में आए हैं, 1608 में, और इसी जहाज से अंग्रेजों का पहला खेप पहुंचा था। अंग्रेजों का पहला खेप व्यापार करने के लिए इसी जहाज से पहुंचा था। और उस समय ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम था। जेम्स प्रथम हॉकिंस को नेतृत्व करने के लिए भेजा, और हॉकिंस को कहा कि आप जाइए मुगल बादशाह से बात कीजिए और व्यापारिक छूट प्राप्त कीजिए। हॉकिंस, और ध्यान दीजिएगा, जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, मुगल बादशाह अकबर था। तो इंग्लैंड के राजा ने अकबर के नाम से खत लिखा। उसको नहीं पता था कि अकबर 1605 में मर गया, नहीं पता था। तो उसने अकबर के नाम से खत लिखा। लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस आया तो उस समय तक अकबर का निधन हो चुका था, जहांगीर बन चुका था। जहांगीर को वो खत दिया, जहांगीर को खत दिया तो जहांगीर देखा ये तो खत अकबर के नाम से है। उसी को देख के जहांगीर तिल मिला गया, कहा बादशाह हम है, ये बुढ़ऊ तो मर गया है, उसके नाम से खत है। ये बुढ़ऊ हमको अनारकली का साथ छोड़वा दिया था। समझ गए? अनारकली जहांगीर की प्रेमिका थी, जहांगीर सबसे ज्यादा प्रेम करता था। समझ गए? बोला इसके नाम से अनारकली हमको छुड़वाया, इसके नाम से अब तो हम व्यापारिक अधिकार नहीं देंगे, और नहीं दिया व्यापारिक अधिकार। कैप्टन हॉकिंस व्यापारिक छूट प्राप्त करने में असफल रहा। तब जेम्स प्रथम 1615 में टॉमस मुंडो को अपना राजदूत बनाकर भेजा, और टॉमस मुंडो जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने में सफल हुआ। जहांगीर से उसके लहजे में बात किया, जहांगीर के दरबार में रुका, 4 बरस तक रुका था। 1615 से 1618 3 बरस तक रुका था जहांगीर के दरबार में, और व्यापारिक छूट अंग्रेजों को दिलवाने में सफलता सर टॉमस मुंडो को लगी थी, कैप्टन हॉकिंस को नहीं लगा था। इसमें जानते हैं बड़ी विवाद है वो, ठीक है, हम बिट्टू सर से पूछ भी नहीं पाए हैं, लेकिन जहां तक हम जानते हैं वित्त मंत्रालय होगा। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? वित्त मंत्रालय। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, मानचित्र पे आना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, गंगा, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बहती हुई, बिहार में बहती हुई, झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई, बंगाल में बहती हुई, बांग्लादेश में बहती हुई, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। डायरेक्शन तो आप जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं? भगवान कसम कराओ। किधर? उत्तर किधर? यहां, दक्षिण, यहां, पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम इधर है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, गंगा, गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, रामगंगा, कोसी, महानंदा, सोन, यमुना इत्यादि इत्यादि, सब गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियों में आपको जो ऑप्शन में क्या क्या है? सोन, घाघरा, गंडक और कोसी, कोसी, सोन, घाघरा और, चलिए ठीक है, इसी 4 के आधार पर बात करते हैं। कोसी, कोसी नदी, कोसी नदी नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है और इधर बहती हुई गंगा में कटिहार के कुर्सेला के समीप मिल जाती है। कटिहार के कुर्सेला के समीप मिल जाती है। तो एक बात बताइएगा, कोसी यहां से निकली,
और इस डायरेक्शन में बहती हुई कटिहार के कुर्सेला के पास गंगा से मिल जाती है। तो कोसी नदी किस दिशा में बही? नीचे आ रही है। नीचे आ रही है मतलब दक्षिण होगा, दक्षिण होगा। इसके बाद घाघरा और गंडक, घाघरा और गंडक, गंडक और घाघरा। जो गंडक और घाघरा है, घाघरा और गंडक, ये दोनों नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। इसमें हम गंडक की बात करें, सबसे पहले घाघरा की बात करते हैं। घाघरा इस डायरेक्शन में बहती हुई बिहार में छपरा के समीप मिल जाती है गंगा से, बिहार में छपरा के समीप मिल जाती है। और गंडक जो है आपको हाजीपुर के समीप आकर गंगा से मिलती है, हाजीपुर के समीप आकर गंगा से मिलती है। तो जो घाघरा और गंडक है, ये दोनों का भी डायरेक्शन उत्तर है या दक्षिण? दक्षिण है। तो घाघरा, गंडक और कोसी नहीं होगा, तो होगा कौन? सोन। अब देखिएगा, सोन नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद, उत्तर प्रदेश में बहने के बाद बिहार में बहती हुई, बिहार में पटना के समीप इधर दानापुर है, बिहार के पश्चिम में पटना के पश्चिम में दानापुर है, दानापुर के समीप जो है आकर के सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो अब आप देखिएगा, सोन नदी यहां से इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब उत्तर की और एकदम एग्जैक्ट उत्तर तो नहीं होगा, उत्तर पूरब होगा, समझिए उत्तर पूरब होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो हम लोग आंसर क्या टिक करेंगे? सोन। बात क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सोन। सोन। आगे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको त्याग पत्र देकर पद का? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को, समझ गए, राष्ट्रपति को। और सर्वोच्च न्यायालय की हम बात करें तो भारत के भीतर जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 1950 ईस्वी में हुआ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है आपको नई दिल्ली में है। जब इसका गठन हुआ था तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 हुआ करती थी, वर्तमान में आपको 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित है, यूयू ललित है, उदय उमेश ललित है, और 49वां है। और इनके बाद जो है, जो 50वां मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, समझ गए, डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे। और देखिएगा, डीवाई चंद्रचूड़ अच्छा न्यायाधीश, और इसके समय ऐतिहासिक निर्णय आएगा। आप देखिएगा, इनका जो कार्यशैली है, इनके कार्यशैली से यह कहा जा सकता है कि इनके समय काफी ऐतिहासिक निर्णय आएगा जो मोदी सरकार के विपक्ष में होगा, समझिएगा। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा? देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए सूर्योदय पूरब में होता है। सूर्योदय कहां होता है? पूरब। सूर्योदय पूरब में होता है। और जो देश मानचित्र पर सबसे पूरब में होगा, उस देश में सूर्योदय सबसे पहले होगा। टोक्यो, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, हांगकांग, समझ गए, न्यूयॉर्क, हांगकांग। जब आप इन देशों को देखेंगे मानचित्र पर, तो इन देशों में सबसे पूरब में जापान है, और जापान की राजधानी ही टोक्यो है। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होगा वह टोक्यो में होगा, टोक्यो में होगा। और जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है, जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। मशहूर पेंटिंग हंस दमयती के चित्रकार कौन है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, विदर्भ, विदर्भ की राजकुमारी थी, उसका नाम था दमयती। ये अपने प्रेमी नला के विषय में, दमयती का प्रेमी था नला, नला, हाँ नला। तो जो दमयती थी, जो कि विदर्भ की राजकुमारी थी, विदर्भ की राजकुमारी दमयती अपने प्रेमी नला के विषय में, नला के अनुपस्थिति में हंस से बात कर रही थी, हंस से बात कर रही थी। मतलब ये नहीं है तो इसी से बात कर ली। तो दमयती जो हंस से बात कर रही है, उसी का चित्रांकन जो किया गया है, उसी चित्र को हंस दमयती चित्र कहा जाता है। और इस चित्र के जो चित्रकार है राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। और ध्यान दीजिएगा, भारत में चित्रकारी करना प्रारंभ सबसे पहले यही किया था। भारत में चित्रकारी करना प्रारंभ सबसे पहले यही किया, और यही सबसे पहले ईश्वर सबका चित्र बनाया। ईश्वर सबसे पहले इन्होंने ईश्वर का चित्र बनाना शुरू किया। राम, श्याम, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, सब देवी देवता का चित्र सबसे पहले यही बनाया। आप पता नहीं इसको भगवान जो है दर्शन दिए होंगे। भगवान कैसे दिखते हैं किसी को मालूम नहीं है, समझिए। गॉड कैसे दिखते हैं, ईश्वर कैसे दिखते हैं, किसी को कोई मालूम नहीं है। ये अपने मन से अपने चित्र में भगवान का मुंह मोड़ दिया, किसी को जटा पहना दिया, जटा से गंगा निकलते हुए दिखा दिया गया, किसी के हाथ में त्रिशूल दे दिया गया, गला में जो है सांप लटका दिया गया। सब इसका मन ग्रंथ है। आप भ्रम में मत रहिए कि भगवान शिव इसने दिखते थे जैसा चित्र में है, ऐसा कोई बात नहीं है, समझ गए। अरे सही बता रहे हैं बकलोल। चलिए, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? महिला आंचल। कौन है?
महिला आंचल। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, जानते हैं, यहां पर स्पष्ट नहीं किया है। हाँ सुनिएगा, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, इसको आप समझिएगा। देखिए, भारत के भीतर एक निर्वाचन आयोग है जिसे भारत का निर्वाचन आयोग कहते हैं। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इसके विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 देता है। अनुच्छेद 324 कहता है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत ही निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। 25 जनवरी 1950 को हुआ। शुरुआती दौर में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन 1989 में 3 सदस्यीय आयोग किया गया। 1990 में फिर से 1 सदस्यीय आयोग हो गया। 1993 में फिर से 3 सदस्यीय आयोग हो गया। हम क्या बोले सुनिएगा, निर्वाचन आयोग की जब स्थापना हुई थी तो 1 सदस्यीय आयोग था। 1989 में 3 सदस्यीय आयोग बन गया। 1990 में फिर से 1 सदस्यीय आयोग बन गया। 1993